हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज जो है हम लोग क्लास 12 जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं, जो कि आपको सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी का इस चैप्टर को प्रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स एमसीक्यू चाहिए या फिर यही पीडीएफ चाहिए तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कर सकते हैं, या फिर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस चीज का स्टडी है? रिलेशनशिप का। किस चीज के बीच में? ह्यूमन बींग्स और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं? अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से, फिजिकल वर्ल्ड से। ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके बहुत सारे डेफिनेशन है जो कि फेमस ज्योग्राफर्स ने दिया है, उसको आप देख लीजिए। आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफर के नाम से और ये डेफिनेशन है, और इसमें कौन से कंसेप्ट को हाईलाइट किया जा रहा है? तो रेडजल रेडजल का जो जियोग्राफिकल डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। इसमें सिंथेसिस जो है कंबाइनिंग फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स, इसको ज्यादा फोकस दिया गया है। बाकी जो एलएनसी सिंपल का है उसका क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। इसमें डायनामिज्म को फोकस किया गया है। डायनामिज्म मतलब कि बदलता हुआ चीज जो होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिलेशनशिप, उसको फोकस किया गया है। बाकी पॉल वेडल डे ला ब्लास ये जो है इनका क्या है? कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉस गवर्निंग आवर अर्थ, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग व्हिच इनहेबिट इट। इसमें इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ एंड ह्यूमन कनेक्शन। इसमें अर्थ और ह्यूमन कनेक्शन का जो नया अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को दिखाया गया है। और आपको इस डेफिनेशन का जो मतलब याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस अगर ये पता है कि ये डेफिनेशन किसका है इतना काफी है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि रट्जल के हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन ऐसे बताओ। इस टाइप से आपको मतलब बहुत रेयर चांसेस है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअल में कौन सा डेफिनेशन किसका है, ताकि आपको एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत लिख के ना आए। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी का नेचर कैसा है? ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इंटीग्रेटिव। ठीक है, इंटीग्रेटिव मतलब कि कंबाइन फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट, मतलब कि फिजिकल एस्पेक्ट और ह्यूमन एस्पेक्ट सबको इंटीग्रेट कर लेता है, मतलब कंबाइन कर लेता है। ठीक है, स्टडिंग बोथ क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर टुगेदर, हम लोग क्लाइमेट और एग्रीकल्चर दोनों को साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो फिजिकल एलिमेंट है आपका क्लाइमेट और ह्यूमन एलिमेंट है एग्रीकल्चर, दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर लिया। साथ में इम्पीडिकल भी है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन और इवेंट एविडेंस पे ये बेस्ड है। ठीक है, जैसे फील्ड स्टडी, डेटा कलेक्शन, ये सब जो है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और हमारे पास कुछ एविडेंस रहता है, उस चीज पे बेस्ड होता है। बाकी प्रैक्टिकल है ज्योग्राफी, अप्लाई टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ज्योग्राफी जो है किस चीज के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अर्थ सरफेस जो है उसके दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या है? लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल। बाकी आपका जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसमें पॉपुलेशन, सेटलमेंट, एक्टिविटी, कल्चर, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो की कंसेप्ट है ये देख लीजिए, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस पूरे चैप्टर का। तो इसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इस चीज को आपको समझना है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन जो है इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? नेचर। ठीक है, तो नेचर जो है, अगर सबसे पहला वर्ड नेचर है तो इसमें प्राइम जो फोर्स होगा, जो मोस्ट पावरफुल होगा, वो कौन होगा? नेचर होगा। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में पावरफुल कौन है? नेचर। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में पावरफुल कौन है? ह्यूमंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस वेयर ह्यूमन एडप्ट टू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमन जो है नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए खुद को चेंज करता है। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? ह्यूमन कंट्रोल्ड बाय नेचर, वर्शिप नेचुरल फोर्सेस। ह्यूमन जो है नेचर से कंट्रोल किया जाता है और वो नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करता है। जैसे आपका ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहने वाला, जो कि पूरा नेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी लेवल बहुत कम होता है, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है। सिंपल सा मतलब अगर देखा जाए नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का,
तो जब मतलब नेचर हमें गवर्न करेगा तो इस तरह से होगा कि अगर बाहर बारिश दे रहा है तो हम लोग जो है छाता लेके अभी जैसे चले जाते हैं, तो वो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है। मतलब हम लोग नेचर का जो बैरियर्स है उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो वही अगर वो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर नहीं जाते। इस टाइप से मतलब इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या है कि प्रोसेस वेयर ह्यूमन मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट। ह्यूमन जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्वायरमेंट में चेंजेस लाता है और नेचुरल प्रोसेसेस पे मतलब चेंजेस लाके वो नए नए इन्वेंशंस डिस्कवरीज वगैरह करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन जो है नेचर को कंट्रोल करता है और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जैसे कि एयर कंडीशनल बिल्डिंग। जो नेचर है वो गर्मी देता है, ठीक है, हीट देता है, लेकिन हम लोग उसको कैसे मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग्स वगैरह बना के। और फिर अंधेरा होता है, रात होता है, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल लाइटिंग से मतलब कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अगर देखा जाए ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में, तो टेक्नोलॉजी लेवल जो है बहुत ही हाई होता है। एडवांस टूल्स एंड टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में 3 मेजर अप्रोचेस है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमंस को कंट्रोल करता है। इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ह्यूमन का रोल क्या होता है, पैसिव और एडप्टिव होता है, ठीक है। मतलब कि वो पैसिवली चीजों को, इन्वायरमेंट के जो डिक्टेट्स है उसको फॉलो करता है, और साथ में जो नेचर है वो जो भी कहता है उस चीज को मान लेता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी लेवल जो है बहुत ही कम होता है, प्रिमिटिव होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राइबल सोसाइटी या फिर नोमेडिक ग्रुप्स। इसमें जो रिलेशनशिप कैसा है, नेचर जो है ह्यूमन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, मतलब कि बेंडा का स्टोरी है, ठीक है। अबुझ मेड एरिया, ठीक है, वहां से। तो स्टोरी जो है यहाँ पे मतलब आप देख लीजिए, फॉरेस्ट हट में रहता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, फॉरेस्ट को पूजा करता है और नेचर पे डिपेंडेंट है, प्रिमिटिव टूल यूज करता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। बाकी जो दूसरा चीज क्या है वो है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का जो कोर आइडिया है वो क्या है कि नेचर जो है पॉसिबिलिटीज को प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन जो है क्या करता है, चॉइसेस बनाता है, ठीक है। मतलब ह्यूमन का रोल क्या होता है इसमें, एक्टिव होता है। ह्यूमन क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है रिसोर्सेज से। और टेक्नोलॉजी लेवल इसमें मॉडरेट भी रहता है और हाई भी रह सकता है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर सोसाइटी, अर्ली इंडस्ट्रियल टाउन, मतलब कि जिसमें बहुत ही हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है जैसा अभी है, पर इसमें जो है मतलब जो ह्यूमंस है एकदम हर चीज को फॉलो नहीं करता है, वो भी कुछ अपना दिमाग लगाता है और थोड़ा बहुत मतलब चीजों को चेंज करता है। तो इसमें जो रिलेशनशिप है कैसा है, नेचर जो है ह्यूमंस को चूज प्रोवाइड करता है, मतलब चॉइस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि कुछ कुछ वो भी कर सकते हैं। उसके बाद की पॉइंट क्या है, ह्यूमंस जो है वो नेसेसिटी से फ्रीडम की ओर मूव करने लगता है, ठीक है। मतलब पहले वो लोग तभी वही चीज करते थे कि जिनका उनको जरूरत होता था। अब मतलब हर चीज जो उन्हें लगता है वो करने लगते हैं, ठीक है। और इसमें कल्चरल लैंडस्केप जो है वो क्रिएट होता है, मतलब ह्यूमन अपना चीजों को क्रिएट करने लगता है। नेचर जो है वो ह्यूमनाइज होने लगता है, मतलब नेचर को ह्यूमंस का मतलब बात मानने लायक बनाया जाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है इन्वायरमेंटल का कंस्ट्रेंट्स है, मतलब इन्वायरमेंट जो प्रेशर डालता है उसको टेक्नोलॉजी कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म। इसको हम लोग स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। इसको किसने फाउंड किया है, ग्रिफिथ टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म को फाउंड किया है। इसका कोर आइडिया क्या है, मिडिल पाथ बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। मतलब हमें डिटर्मिनिज्म को भी फॉलो नहीं करना है, पॉसिबिलिज्म को भी फॉलो नहीं करना है। हम लोग को एक मिडिल पाथ जो है उसको फॉलो करना है, ठीक है। मिडिल पाथ मतलब कि हमें दोनों को मिला के चलना है। इसका कंसेप्ट क्या है कि लाइक ट्रैफिक लाइट, स्टॉप, गेट सेट एंड गो। मतलब इसका कहना ये है ग्रिफिथ टेलर का कि जो इन्वायरमेंट है वो हमें सिग्नल्स देता है ट्रैफिक लाइट की तरह, कि कब हमें इन्वायरमेंट के साथ मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, कब इन्वायरमेंट के साथ ये सब नहीं करना है। तो जैसे स्टॉप कह रहा है, जब इन्वायरमेंट कह रहा है कि अभी चेंज नहीं करने का टाइम है, तो तब हमें रुक जाना चाहिए। और इन्वायरमेंट जब हमें अलाउ करता है तो हम लोग इन सब चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेन जो आइडिया वो क्या है कि ह्यूमन कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट। मतलब ह्यूमन जो है वो नेचर को कनकर कर सकता है, मतलब नेचर पे विक्ट्री पा सकता है उसको ओबे करते हुए। जरूरी नहीं है कि हम लोग नेचर का हर चीज को डिसोबे करके ही नेचर पे कनकर करें, नेचर को मतलब हम लोग अपने कंट्रोल में लाए, ठीक है। तो इसका अभी के टाइम में रेलेवेंस क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। इसमें मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन ये सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज किया और हर चीज मतलब हम लोग किए जा रहे हैं नेचर के बाद, मतलब नेचर के बिना सोचे। और अगर हम लोग नेचर के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही खराब होगा, और वो चीज हमें अभी देखने को मिल रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब जो चीज है। और अभी आपने खुद अगर फील किया होगा तो अभी जो समर्स है उसमें गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है और विंटर्स थोड़ा कम गया है। इस तरह से मतलब जो चीजें है वो चेंज हो रहा है। ऐसा चेंज क्यों आ रहा है, ये सब नेचर की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जब तक हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं अपनाएंगे, तब तक ये जो नेगेटिव नेचर में चेंजेस आ रहा है वो आते ही रहेगा, ठीक है।
इसमें रियल एग्जांपल एक दिया हुआ है कारी लाइफ का ट्रोंडheim नॉर्वे में, ठीक है। इसमें मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज करता है हार्श वेदर को ओवरकम करने के लिए, और स्पेशल कार टायर्स है स्नो के लिए। उसका हीटेड ऑफिस बिल्डिंग है, ग्लास डूम यूनिवर्सिटी कैंपस है, और फिर ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है इंपोर्ट करता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है टेक्नोलॉजी से। ये सब चीज मतलब दिखा रहा है कि कैसे नेचर के बैरियर्स को यह पार करके मतलब लाइफ को इजीली कहीं पे भी जी पा रहा है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट एनालॉजी मतलब इसमें दिखाया रहा है कि ट्रैफिक लाइट वाला जो सिग्नल्स है वो मतलब इसमें क्या चीज दिखाना चाहता है, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर की थ्योरी में रेड का मतलब स्टॉप, ठीक है। रिस्पेक्ट नेचुरल लिमिट्स, डोंट डैमेज एनवायरनमेंट। मतलब कि हम लोग को जो नेचर का लिमिट्स है उसको रिस्पेक्ट करना है, जो नेचर कह रहा है उस चीज को मानना है, और हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। एम्बर, एम्बर मतलब गेट सेट, एम्बर माने ऑरेंज लाइट जो कहता है उसको आप समझिए, ठीक है। प्लान केयरफुली एसेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसमें हम लोग को क्या करना है कि एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें क्या चीज हो सकता है, ठीक है। उस चीज को हमें प्लान करना है, और ग्रीन मैंने गो मतलब उस डेवलपमेंटल गोल के साथ हम लोग को नेचुरल लिमिट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो कैसा रहा है वो देख लीजिए। एवोल्यूशन थ्रू डिफरेंट पीरियड्स, अलग अलग पीरियड में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका डेवलपमेंट हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। ये जो है आपको एक टेबल में देखने को मिल रहा है। इससे आपको डायरेक्ट इतना तो क्वेश्चन नहीं आता है, पर इसका जो आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब इसको मैंने जैसे आपका अर्ली कॉलोनियल, लेटर कॉलोनियल, और ये पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। लेटर कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब आपको ब्रिटिश रूल का बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 1930s और आपका इंटरवार्ड जो पीरियड है मतलब वर्ल्ड वार वगैरह हुआ उस टाइम पे, 1950, 60, 70 और फिर 1990, ठीक है। तो इसमें कौन सा अप्रोच यूज किया गया है, ठीक है, उस चीज के बारे में दिया गया है। तो आप अगर ये टाइम पीरियड को थोड़ा सा याद रख लेते हैं तो आप जो है अप्रोच को भी आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, रीजनल एनालिसिस, एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे दिया हुआ है ना। तो आप इसको ERAS इरेज करके इस तरह से मतलब याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी इसका फीचर वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको देख सकते हैं, बाकी आपको कुछ उतना इतना इंपॉर्टेंट इस टेबल में नहीं है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाए। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इन डिटेल, मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार बस एग्जाम के पहले, ताकि अगर आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है गलत करके ना आए, ठीक है। और इसमें देखिए जो आपका 1970s है, ठीक है, इसमें ह्यूमैनिस्टिक स्कूल्स आया है। ह्यूमैनिस्टिक स्कूल्स मतलब इसमें क्या हुआ, थ्री न्यू स्कूल्स एमर्ज्ड, मतलब कि जो तीन टाइप ऑफ थिंकिंग ज्योग्राफी को लेके फिर से और इमर्ज हुआ है, ज्योग्राफिकल स्कूल्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। वो इमर्ज हुआ है। तो इसमें स्कूल का नाम देख लीजिए, फोकस की कंसर्न अप्रोच। ऐसा मत सोचिए कि ये स्कूल मतलब जैसे हम लोग अभी अपने स्कूल में जाते हैं उस टाइप का स्कूल होगा। ये एक सेक्ट है, मतलब थॉट्स है, ठीक है, टाइप ऑफ पीपल थिंकिंग इस टाइप से है। तो ऐसा देखिए, वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल, वेलफेयर स्कूल जो है उसमें क्या है, किस चीज पे फोकस है, सोशल वेलबींग ऑफ पीपल, लोगों का जो सोशल वेलबींग है उस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। की कंसर्न क्या है, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब जो लोगों के लिए जरूरी होता है इस चीज पे फोकस किया गया है। और ह्यूमन वेलफेयर ज्योग्राफी जो है इसका अप्रोच है, ठीक है। रेडिकल स्कूल जो है इसमें क्या हुआ, मार्क्सियन थ्योरी एप्लीकेशन। ऐसे आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ देगा कि कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है ज्योग्राफी में जिसमें मार्क्सियन थ्योरी को अप्लाई किया गया है। तो इसमें रेडिकल स्कूल का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसमें पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सोशल इनइक्वालिटी, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है। और जो कैपिटलिज्म है उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिक किया गया है, मतलब कि उसको बहुत ही ज्यादा मतलब ताना मार रहे हैं लोग। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उसी को हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं, ठीक है। और बाद में उसका बाद जो है हमारा बिहेवियरल स्कूल, इसमें क्या है, ह्यूमन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। इसमें मतलब किस चीज पे, जो इसका की कंसेप्ट क्या है, लिव्ड एक्सपीरियंस और स्पेटियल परसेप्शन। स्पेटियल मतलब ज्योग्राफिकल, जो आपका अलग अलग जगह होता है उस चीज को कहा गया है, ठीक है। इसमें मतलब एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, रिलीजन बेस्ड स्टडीज, इन सब चीजों पे फोकस किया गया है, ठीक है, बिहेवियरल स्कूल में। इसमें आपका जो ह्यूमन लोगों का परसेप्शन है, जो लोग सोचते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है, उन सब चीजों पे फोकस किया गया है। और इसमें आपका एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, इन सब चीजों को देख के मतलब स्टडीज किया जाता है, ठीक है। तो यही जो था आपको एमसीक्यू में पूछने से आप जो है इजिली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। सब फील्ड देख लीजिए क्या क्या है, सोशल ज्योग्राफी सब फील्ड्स। सब फील्ड में आपका बिहेवियरल ज्योग्राफी, इसका मतलब डिसिप्लिन वगैरह क्या है, फोकस एरिया क्या है।
बिहेवियरल ज्योग्राफी में आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वेलबींग में आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ लेजर में सोशियोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी में एंथ्रोपोलॉजी और जेंडर ज्योग्राफी में वुमेन स्टडी सोशियोलॉजी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हिस्ट्री, मेडिकल ज्योग्राफी में एपिडेमोलॉजी। ठीक है, ये आप बस थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा सब फील्ड का कौन सा डिसिप्लिन के साथ लिंक है। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो सब फील्ड है उसको देख लीजिए, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर साइंस, इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग का बिजनेस स्टडीज कॉमर्स, और ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म का टूरिज्म मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का इंटरनेशनल ट्रेड। इस तरह से मतलब आपका जो सब फील्ड के साथ लिंक्ड है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का भी सेम ऐसा ही आपको दिख रहा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, सेफोलॉजी। तो ये कुछ कुछ टर्म है जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस चीज में आपको याद रखने लायक। ठीक है, बस एक बार एग्जाम के पहले देख लीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो एक्चुअल में जो सही बात है, इसमें जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये सबसे आपको एमसीक्यू वगैरह के अलावा कुछ उतना क्वेश्चंस ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, जनरली देखा यही जाता है। बाकी आप जो इसको पढ़ सकते हैं, उतना कुछ वो नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि हर टाइप का सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी का लिंक है, मतलब ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ मतलब ज्योग्राफी का लिंक है। तो ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है ज्योग्राफी? होलिस्टिक स्टडी। तो देखिए, ज्योग्राफी जो है आपको होलिस्टिक स्टडी करता है, इसका मतलब क्या है कि हर एक्सपेक्ट, ह्यूमन लाइफ का जो हर एक्सपेक्ट है, हर चीज है उसको पढ़ता है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब चीज आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जैसे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट का इंटरेक्शंस जो है नेचर के साथ, वो सब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उन सब चीजों को ज्योग्राफी पढ़ता है। तो उस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, जैसे क्लाइमेट इफेक्ट, एग्रीकल्चर इफेक्ट, सेटलमेंट, मतलब ये सब चीज जो है सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मतलब जो अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप है, तो उसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी वो इंक्लूड कर लेता है। और मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, अलग अलग व्यू पॉइंट से हमें देखना होता है। तो सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक, ज्योग्राफर, पर्सपेक्टिव, मतलब कि अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव होता है। उन सब चीजों के लिए भी ज्योग्राफी जो है इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीजों को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता है। अब बस ज्योग्राफी में ये चीज है और यही चीज हम लोग हर जगह नहीं इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्योग्राफी और इंटरडिसिप्लिनरी भी है। और साथ में आपका जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ज्योग्राफी में, जिसको सोल्व किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल एक्सपर्टीज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अर्बन प्लानिंग में आपको ज्योग्राफी चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए और सोशियोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है इन लोगों के साथ कोलैब करना पड़ेगा, मतलब इन लोगों के साथ मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ज्योग्राफी का रहना पड़ेगा, तभी जाके मतलब ये सब मैच कर सकता है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की वजह से भी ज्योग्राफी जो है इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, और उसके बाद मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन एक बार मतलब हमारे एग्जाम में आ गया था, तो मैं उसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटोमी का जो मेटाफोर्स है वो ज्योग्राफी में यूज किया जाता है, जैसे कि अर्थ सरफेस। तो ह्यूमन एनाटोमिक टर्म क्या यूज किया जाता है? फेस, फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई ऑफ द स्ट्रॉम, माउथ ऑफ द रिवर्स, माउथ ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द स्टमक, प्रोफाइल ऑफ द सोइल। इस तरह से मतलब ह्यूमन टर्म्स का यूज करके ज्योग्राफी में डिनोट किया जाता है चीजों को। ठीक है, तो यही है मेटाफोर्स। तो ये मेटाफोर्स क्यों है? ठीक है, ये क्या दिखाता है? इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ये ह्यूमन और नेचर के बीच का जो कनेक्शन है उसको अच्छे से दिखाता है। ठीक है, और फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इंसेपरेबल है, इस चीजों को भी ये दिखाता है, और ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को और इजी टू अंडरस्टैंड ये बना देता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, तो इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, लो टेक्नोलॉजी में क्या होता है? नेचुरलाइज ह्यूमन होता है, और हाई टेक्नोलॉजी में ह्यूमनाइज नेचर होता है। ठीक है, कि मतलब अगर टेक्नोलॉजी हम लोग कम यूज करते हैं तो हम लोग को नेचर के डिक्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग अगर हम लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हम लोग नेचर को सरपास कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में कंट्रोल जो होता है नेचर का होगा लो टेक्नोलॉजी रहने से, और हाई टेक्नोलॉजी रहने से ह्यूमंस जो है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और अगर हम लोग के पास टेक्नोलॉजी कम है तो ह्यूमंस जो है इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट के लिए चेंज करेंगे खुद को, और टेक्नोलॉजी हाई जो होगा, इन्वायरमेंट जो है खुद को चेंज करेगा ह्यूमंस के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका ट्राइबल सोसाइटी लो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, और हाई टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज जहाँ पे आप लोग हम लोग रहते हैं। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम लोग? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जिसमें लो टेक्नोलॉजी होता है, और पॉसिबिलिज्म जिसमें हम लोग हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करते हैं? ठीक है, पहले हम लोग को नेचुरल लॉस को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है, ये भी हमारे बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है,
इस बार का जो आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको नेचुरल लॉ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स जो है, ठीक है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब जो इन्वायरमेंट का जो बैरियर्स है उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है, फायर डिस्कवरी। जैसे कि अगर हम लोगों को फायर को डिस्कवर किया, ठीक है, तो हम लोग किस चीज को समझने के बाद फायर को डिस्कवर किया, फ्रिक्शन और हीट। कि मतलब इस तरह से फ्रिक्शन अगर होगा स्टोन्स के बीच में तो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो इसीलिए फायर डिस्कवरी हुआ, ठीक है। मेडिसिन के कैसे हम लोग इन्वेंशन किए, डीएनए जेनेटिक्स ये सब जब हम लोग को पता चला तब हम लोग मेडिसिन इन्वेंशन किए। फिर उसके बाद एविएशन कैसे हुआ, एरोडायनेमिक्स का जो रूल्स है उसको जानने के बाद हम लोग फ्लाइट्स प्लेन ये सब को मतलब इन्वेंट कर पाए। तो इस तरह से मतलब देखा जाए तो अगर हम लोग नेचुरल लॉस को समझ लेते हैं तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और जो आपका इन्वायरमेंट का कंस्ट्रेंट्स है उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इश्यूज है अभी कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट इश्यूज ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन, ये सब जो है हो रहा है अभी क्या जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें। इसका रीजंस देख लीजिए, एक्सेस कार्बन इमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, केमिकल पोल्यूटेंट, मतलब कार्बन इमिशन का मतलब क्या होता है आपका, हार्मफुल गैसेस रिलीज होना, ठीक है। और ट्रीज कटिंग की वजह से इन्वायरमेंटल आपका डिफोरेस्टेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इस सब चीजों से मतलब ये ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट्स जो है अच्छा नहीं है जो आपका पड़ रहा है, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे। और इसलिए हम लोग को न्यू डिटर्मिनिज्म जो है, ग्रिफिथ टेलर का जो अप्रोच है उसको लेके चलना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट का जो हम लोग को बैलेंस बना के रखना चाहिए, सस्टेनेबल यूज करना चाहिए रिसोर्सेज का, और इन्वायरमेंट के लिमिट्स का जो है हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग को पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना है पर नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट के साथ में, ठीक है। नेचर को हम लोग को मान के तब जाके पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना है। और ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है का क्यों पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोग को रिलेशनशिप को हेल्प कर जानने में हेल्प करता है, ठीक है। ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट का साथ, उसको हेल्प करने में हेल्प करता है जानने में। बाकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे कि आपका ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हो गया, अर्बन प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सबको सॉल्व करने में हेल्प करता है। पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल है, मतलब गवर्नमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने में ह्यूमन ज्योग्राफी की वजह से हेल्प होता है। जैसे रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी की किस रीजन में किस टाइप का डेवलपमेंट चाहिए। बाकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इससे हमारा अच्छा होगा और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी ह्यूमन ज्योग्राफी से बढ़ता है, ठीक है। बाकी आपका जो भी की कंसेप्ट है, डेफिनेशंस है, जो कि मैंने पहले आप सभी को बोला है, वही चीज का एक रिवीजन है, ठीक है। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट जो है क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स है, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, वाटर, सोइल। कल्चरल लैंडस्केप क्या है आपका, इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन को कंट्रोल करेगा। पॉसिबिलिज्म जो है ह्यूमन के पास चॉइसेस होता है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज करने का। न्यू डिटर्मिनिज्म में बैलेंस होता है आपका, मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता को हम लोग न्यू डिटर्मिनिज्म कहेंगे, ठीक है। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हाउ फेनोमेना आर अरेंज अक्रॉस स्पेस, मतलब कि अलग अलग जगह पे कैसे चीजों को प्लेस किया गया है, मतलब चीज जैसे है, जैसे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन्स है, उस चीज को भी हम लोग स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रीजनल यूनिकनेस, मतलब अलग अलग रीजन का क्या क्या यूनिकनेस है उस चीज को कहेंगे। और क्वांटिटिव रेवोल्यूशन मतलब कि मैथ्स और स्टेट्स का यूज करना ज्योग्राफी में, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, उसको देख लीजिए। अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, ये सब में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आपका एजुकेशन में भी ह्यूमन ज्योग्राफी यूज होता है, कैसे, स्कूल कैचमेंट एरियाज, एसेबिलिटी, स्कूल का लोकेशन कैसा रहेगा, एजुकेशन प्लानिंग, इन सब चीजों में ह्यूमन ज्योग्राफी हेल्प करता है, ठीक है। कुछ चीजों आपको जो याद रखना चाहिए, डेफिनेशंस है, ठीक है। आपका रज्जल, सिंपल और ब्लैचर, इन लोगों का जो डेफिनेशन है उसको बस देख लीजिएगा। बाकी आपका जो तीन अप्रोचेस है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, उसको याद रखिएगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, सिक्स फेसेस जो है आपका, कॉलोनियल टू पोस्ट मॉडर्न, उस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी सब फील्ड्स जो है उसको देखिएगा। और कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस जो कि आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब चीजों के बारे में देख लीजिए एक बार, कि ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन करने का जो चीज है उसको पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपका थ्री अप्रोचेस जो है उसको मतलब पूछा जाएगा, जैसे नियो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, उन सब जो अप्रोचेस है मैंने आपको ऊपर बताया था। और ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सब फील्ड है, ठीक है, मतलब कि उसका जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। ये मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यार मतलब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें आप एग्जांपल्स का यूज करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। बाकी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन्वायरमेंट का और ह्यूमन का रिलेशनशिप को चेंज करने में, उस चीज को भी आप देख लीजिएगा। और आज का जो चैप्टर है हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अगर आप जो है सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ नोट्स एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू।